नमस्कार, मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोप जो वेटिकन के पोप हैं, जो सबसे बड़े अ, धार्मिक लीडर माने जाते हैं, रोम के में बेस्ड हैं और उनका स्टेटमेंट आया है कि यूक्रेन को अब व्हाइट फ्लैग दिखा देना चाहिए। मतलब उनका ये है कि यूक्रेन को अब बातचीत के माध्यम से जंग को रोकना चाहिए और बातचीत करना चाहिए रशिया से। उनका ये भी कहना है कि ये जंग जीती नहीं जा सकती और चांसेस इस बात के हैं कि यूक्रेन शायद इस जंग में हार जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है उनका। इसका बड़ा खंडन भी किया यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, सरकार ने खंडन किया। फिर उसके अलावा इसका खंडन और भी बहुत से क्वार्टर से रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके खिलाफ। यूरोप यूनियन का मानना ये है कि उसको मदद करनी चाहिए हर तरह से और अमेरिका भी इस बात को चाहता है कि जंग ये चलती रहनी चाहिए। उनका कहना ये है कि रशिया ने एक एग्रेसर है, उसने यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन किया, अटैक किया है पहले और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके पीछे उनका ये भी प्लान है कि अगर रशिया कमज़ोर हो जाता है या टूट जाता है, पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद टूट जाए, अब ये है कि कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि अगर जंग चलती रहेगी तो डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहेगा रशिया का और धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वो लगातार वेपन और असलहा भी दे रहे हैं उनको और जंग को बरकरार यही नहीं बल्कि फ्रांस ने तो अब यहाँ तक कहा है कि यूरोपियन यूनियन को अपने ट्रूप्स भी वहाँ पे भेजने चाहिए और खुद स्वयं कहा है कि वो भी भेजेंगे। उनका ये भी कहा है साथ में कि वो कम्बैट मोड में नहीं होंगे बल्कि उनको बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉय किया जा सकता है और कई देश इसके समर्थन में भी नज़र आते हैं, बहुत से देशों ने इसका बहिष्कार भी किया। इसका मतलब ये है कि फ्रांस और जो यूरोप के देश हैं, उनमें बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि जंग चलती रहे। यूक्रेनियन आर्मी बहुत कमज़ोर हो गई है, जब उसको वेपन्स मिल जाते हैं तो वो लड़ाई करती है और एक नया दौर में इंटर कर गई है। काफ़ी 18% लैंड मास जो है यूक्रेन का उसके ऊपर रशिया का कब्ज़ा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पार्ट जो है रशिया से जुड़ भी गया है। इसके जो लुहांस और डोनेस्क रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें रशियन पॉपुलेशन के यानी इथनिक रशियन मूल के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। रशियन लैंग्वेज भी वहाँ बोली जाती है, उनकी लिंग्वा फ्रैंका है और ये वो ग्रुप है जो यूक्रेन में यानी कि जो सरकार थी उससे खुश नहीं था और यहाँ पे काफ़ी समय से 2014 से तो जंग चल रही थी और यहाँ के ऊपर एक मिन्स्क एग्रीमेंट भी हुआ था। इसमें तय हुआ था फ्रांस, जर्मनी, रशिया और इनके बीच में कीव के बीच में यानी यूक्रेन के बीच में और ये तय हुआ था कि इस रीजन में वो ऑटोनॉमी उसको दी जाएगी, सेल्फ गवर्निंग होगी वहाँ के ऊपर। लेकिन एग्रीमेंट ज़रूर हुआ लेकिन 2014 में हुआ पहला एग्रीमेंट, फिर उसके बाद 2015 में दूसरा हुआ। लेकिन ये हुआ कि उनको ऑटोनॉमी नहीं मिली और उन लोग का कहना ये है, वहाँ के रहने वाले रशियन मूल के लोगों का उनके ऊपर बाहर की लैंग्वेज यानी यूक्रेनियन लैंग्वेज थोपी जा रही थी और उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा और उनके ऊपर दमन की भी नीति थी। ये उन लोग का मानना है और दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना ये है कि ऐसा नहीं था, उन्होंने डिनाई भी किया है लेकिन ये सच है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार था वहाँ पे। यूक्रेन को हमेशा से खतरा लगता था इस रीजन से। ये रीजन वो है जहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ, कोल भी है, माइंस भी पाई जाती हैं, मेटलर्जी और बहुत से दूसरे इधर भी पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी इधर रशिया सोवियत यूनियन के पीरियड में लगी थी। अब इसके ऊपर 2022 से रशिया का पूरी तरह से कंट्रोल है और रशिया का ये पार्ट भी बन गया है, जो रशिया देने पे अब तैयार नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बातचीत होती है और जंग रुकती है, तो बहुत से तरीके हैं रोकने के, बात करने के। लीज़ पे भी दी जा सकती है ज़मीन कुछ समय के लिए और बहुत से प्रपोज़ल्स हैं, जिसमें से एक जो मैंने बताया लीज़ का भी है
कि रशिया को कुछ समय के लिए दे दी जाए, या ये है कि रशिया कुछ एरिया से विथड्रॉ करे और बाद में पूरा टोटल विथड्रॉवल होगा। बहरहाल ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ है, और ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ रशिया को किसी न किसी समय विथड्रॉ करना पड़ेगा। हालाँकि रशिया का कहना ये है कि उसने वहाँ पे रेफरेंडम कराया है, पहले ऑक्युपाई किया फिर रेफरेंडम कराया है, इसलिए अब ये रशिया का पार्ट हो गए हैं अधिकतर लोग। ये सच है कि अधिकतर लोग चाहते भी हैं रशिया के साथ जुड़ना, लेकिन ये कि ये जंग के माध्यम से किसी चीज़ के ऊपर आप कब्ज़ा किसी दूसरे की ज़मीन पे, दूसरे मुल्क की या पड़ोसी मुल्क की ज़मीन पे आप कब्ज़ा नहीं कर सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम का नियम है, और इसका उल्लंघन करना अ, किया नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि रशिया बहुत पावरफुल मुल्क है। रशिया को ये लगता था, ये जंग अगर मैं समझता हूँ अगर ऑटोनॉमी मिल जाती तो शायद ये जंग ना होती। मेरा ख्याल अधिकतर लोगों का ये। दूसरी बात ये है कि रशिया का ये मानना है कि ये एक बहाना था जंग करने का। इन्होंने पहले वहाँ पे अटैक किया, लुहांस और डोनेट्स्क रीजन के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे थे, ये जानते थे कि उनके प्रोटेक्शन में रशिया आएगा, और दूसरी तरफ इनका प्रोग्राम जो था जो ख़ास तौर से इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका जो प्रोग्राम था कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना है, यानी उनको यूरोपियन यूनियन और फिर बाद में नाटो का भी मेंबर बनाना। रशिया को इस बात का डर था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो इसके मतलब ये है कि वो फिर वहाँ के ऊपर अमेरिकन अपने मिसाइल डिप्लॉय कर देंगे जो रशिया से मिला हुआ बॉर्डर पे। इससे पहले भी ये तय हुआ था कि ईस्टर्न यूरोप में और जो जो दूसरी अर्सवाइल सोवियत रिपब्लिक्स थीं, सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये तय हुआ था, एक अनरिटन एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका से और दूसरे देशों से कि इन देशों को अमेरिका यहाँ पे ट्रूप्स नहीं डिप्लॉय करेगा और नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत से देश इसमें से नाटो के मेंबर बने, और वो नाटो के मेंबर बनने से मतलब ये हुआ कि उस अलायंस मिलिट्री अलायंस के मेंबर बनने से ये हुआ कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट अमेरिकन ट्रूप्स का या दूसरे देशों के ट्रूप्स का भी नज़र आने लगा। रशिया को लगता था कि ये रशिया को चारों तरफ से घेरने का एक प्लान है, और अमेरिका पहले भी सेंट्रल एशिया में भी वहाँ पे भी उन देशों के में इनको इनके खिलाफ काम कर रहा है। ओपनली अमेरिकन्स कहते थे कि ये रशियन इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से इनको बाहर आना चाहिए, उनकी मदद। और रिजीम चेंज ईरान की जो उनकी पॉलिसी उसका एक मतलब ये भी था कि इस रीजन के ऊपर अपना वर्चस्व बनाना। इनफैक्ट ग्रेट गेम्स कहलाता है, ये बहुत समय से चल रहा है, ब्रिटिश टाइम से ये कोशिश हो रही थी, और यहाँ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उस वक़्त रशियन रिवॉल्यूशन और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन बनना, उसका स्ट्रॉन्ग होना नाकामयाब रहे, हालाँकि कोशिश जारी रही। अब फिर उसके बाद अब दोबारा से भी ये है कि इस रीजन को ईरान से कनेक्ट कर दिया जाए और पश्चिम एशिया से जोड़ दिया जाए, जो कि इसका नेचुरल एलाही है, क्योंकि ये सारा रीजन मुस्लिम वर्ल्ड है। इस तरह की बातें। बहरहाल क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है अभी तक उन लोग को कामयाबी नहीं मिली। एक बात ये भी है कि रशिया को एनसर्कलमेंट चारों तरफ से हो रहा है, और वो रशिया उसके कई कारण हैं। एक तो यूरोप को ये लगता है कि अगर रशिया का राइज़ होता है, इकोनॉमिक पावर बनता है या नई टेक्नोलॉजीज़ जो एक्वायर कर रहा है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में उसने बहुत सी नई हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400, S-500, उसके अलावा नए लंबा प्लान भी है उनका कि बहुत से सिविलियन सेक्टर में भी डेवलपमेंट का उनका प्लान है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फिर उसके अलावा सिविल एविएशन में, यानी वो हवाई जहाज़ भी बनाएंगे यातायात के लिए जो सिविल एविएशन में काम आएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें, तो फिर ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी वो काफ़ी उनकी रुचि हो गई है, और फार्मास्यूटिकल में ख़ास तौर से उन्हीं उन्हीं ने जो स्पुतनिक बनाया बनाई कोविड के चलते हुए, यानी जो वो थी कोरोना काल में जो उन्हीं ने बनाया। तो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो थी जिसके इंजेक्शंस लग रहे थे, वो अकॉर्डिंग टू द लैंसेट जो
ब्रिटिश का बहुत इम्पोर्टेंट जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, उसका मानना ये है कि वो दुनिया की एक अच्छी अ, सीरम था जो बनाया था उन लोगों ने। तो इस तरह से यूरोप को ये खतरा लगने लगा, इवन अमेरिका को भी ये लग रहा था कि रशिया दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और अगर ऐसा होता है तो उनके मार्केट के ऊपर भी असर पड़ेगा, ख़ास तौर से यूरोप की मार्केट पे असर पड़ेगा। रशियन प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी हार्डी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, इनके स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते होते हैं, और ये प्रोडक्ट की भी कॉस्ट कम होती है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो। तो ये एक कारण ये भी था कहीं न कहीं। इसी कारणवश वेस्टर्न यूरोप कहा जाता है कि रशिया के नहीं चाहता कि, फिर दूसरी बात ये भी थी कि रशिया और चाइना की दोस्ती भी उनको पसंद, और किसिंजर ने पहला काम यही किया था कि चाइना को रशिया से अलग करने में उनकी मदद की थी, और उनको अमेरिका के साथ जोड़ दिया था चाइना को। अब दोबारा से ये दोनों इनके रशिया के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाइना के पास बहुत सब अथा मनी है, पावर है, मनी पावर है, और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो पश्चिमी देशों की जो हेजीमनी है, जो वर्चस्व है तमाम दुनिया में, उसमें कम करने की। और ये दोनों की कोशिश भी ये है कि ग्लोबल साउथ को अलग किया जाए और वहाँ पे डेवलपमेंट, चाइना भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, रशिया भी, और फिर इंडिया भी, जो ब्रिक्स का एक मेंबर बन गया है इसके। ये बड़ा और दूसरी तरफ ये भी लगता है अमेरिकन से यूरोपियन को ये भी लगता है कि अमेरिकन पावर का डिक्लाइन बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन का राइज़ शुरू हो गया है, ख़ास तौर से इंडिया और रशिया, चाइना, यही नहीं बल्कि जापान, साउथ कोरिया भी, उसके अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बहुत से देश हैं। इजिप्ट, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट, ईरान भी उसमें काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ये सभी देश मिल जाने से जो रशिया अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है, उनका वर्चस्व भी डिक्लाइन हो रहा है। सऊदी अरेबिया भी अब ब्रिक्स को जॉइन करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, 49 देश उसके मेंबर बन रहे हैं। तो जंग करके यूक्रेन में जो जंग हो रही है, ये भी कहा जाता है कि ये जंग जो है प्रॉक्सी वॉर है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, वो स्वयं कहते हैं कि वो तो यूरोप के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए यूरोप उनकी पूरी मदद करे। मामला बहुत गंभीर है और बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत सी सिटीज़ जो है यूक्रेन की डिस्ट्रॉय हो गई, और अब एक नया रुख ले लिया है युद्ध ने। उसमें ये है कि यूक्रेन के पास जो नए ड्रोन्स आए हैं, उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अ, रशिया के बहुत से शहरों में, मॉस्को तक में उन्हीं ने अ, अटैक किए हैं कई जगहों के ऊपर और टारगेट बनाया है। और कल तो सेंट पीटर्सबर्ग का, जो कि उनका बहुत ही सुंदर शहर है, बड़ा शहर है, उसके हवाई अड्डा को बंद करना पड़ा, क्योंकि ड्रोन अटैक हुए। रशिया ने बहुत का कहना ये है कि उसने उनके बहुत से ड्रोन्स को रोके, लेकिन बहरहाल ये एक उनकी क्षमता बढ़ी हुई नज़र आती है, और अगर उनको नए वेपन सिस्टम इसी तरह से मिलते रहे, तो रशिया के अंदर एक अ, काफ़ी बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। इसलिए कि अब जंग का तरीका बदल गया है। ड्रोन्स में एक नया डेवलपमेंट हो गया है। रशिया ने जिस तरीके से सस्ते ईरान से ड्रोन लेके और उस जंग में इस्तेमाल किया, रशिया ने इनफैक्ट जो उसकी बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी, ये जो बहुत महँगे वेपन सिस्टम्स थे, उनका इस्तेमाल ना करके बल्कि इन ड्रोन्स का और सोवियत एरा के वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करके ये 18% लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है। जो अ अ, पोप का जो स्टेटमेंट है, अब देखना ये है कि इसका क्या रिस्पॉन्स ग्लोबली आता है। अ, बहुत से लोगों का मानना है, क्योंकि यूक्रेन अभी राज़ी नहीं है सीज़फायर पे, तो सीज़फायर का तरीका नहीं, मगर ये है कि एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट वॉइस है पूरी दुनिया में, और ये भी है कि ये यूक्रेन के अंदर क्या पब्लिक ओपिनियन है इसका पता नहीं, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, अपोज़िशन लीडर्स जेल में हैं वहाँ पे बहुत से, और जो भी युद्ध के खिलाफ बोलता है, कहा जाता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरा कंट्रोल जो है इस समय वहाँ पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का है, और आर्मी के अंदर भी लगातार पर्चेज़ हो रही हैं। बहुत से आर्मी ऑफिसर्स को रिटायर किया गया, जेल भेजा गया, और इस तरह की भी रिपोर्ट्स वहाँ से आती रही।
यानी एक ज़ेलेंस्की जो है मूड बना चुके हैं कि वो जगह पर देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। क्या पोप का स्टेटमेंट सीरियसली यूरोप के बहुत से देश लेते हैं या नहीं, अ, ये समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। हम जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट लेके आपके साथ। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। उससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।